हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी के नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली। ये यूपीएससी तथा बीपीएससी के अलावा अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड, चलिए एक एक कर ये टॉपिक को देखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, वित्तीय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वित्तीय संस्थाओं, व्यक्तियों, बैंकों, औद्योगिक कंपनी एवं सरकार द्वारा वित्त की व्यवस्था की मांग की जाती है तथा इसकी पूर्ति भी की जाती है। ओके फ्रेंड, देखिए ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्यक्तियों, बैंकों, औद्योगिक कंपनी एवं सरकार द्वारा वित्त की व्यवस्था की मांग की जाती है। देखिए यहाँ पे वित्त की व्यवस्था की मांग की जाती है और साथ ही साथ इसकी पूर्ति भी की जाती है। ओके, ये फाइनेंशियल सिस्टम है जहाँ पे मांग भी की जाती है वित्त की और साथ ही साथ इसकी पूर्ति भी की जाती है सरकार के द्वारा। ओके, साथ ही देखिए भारतीय वित्तीय प्रणाली के दो पहलू हैं, एक है मांग, दूसरा है पूर्ति। ओके फ्रेंड, जहाँ पे मांग के अंतर्गत जो है आपका व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनी और सरकार आदि द्वारा की जाती है। वहीं पूर्ति की बात करें तो बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं द्वारा पूर्ति की जाती है। ओके फ्रेंड, ये हुआ हमारा वित्तीय प्रणाली। ओके, अब हम लोग चलते हैं बाजार, मार्केट क्या है। एक ऐसा परिवेश जहाँ किसी संसाधन के क्रेता एवं विक्रेता आपस में विनिमय कर सके, जहाँ पे क्रेता और विक्रेता दोनों विनिमय कर सके। देखिए जो क्या बोले, क्रेता विक्रेता दोनों जहाँ पे आदान प्रदान करते हैं। बाजार में क्या होता है, व्यक्ति ही होता है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को कौन होता है, व्यक्ति ही होता है। ओके फ्रेंड, देखिए संसाधन की प्रकृति के आधार पर बाजार दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया हमारा पण्य बाजार, कमोडिटी मार्केट। बाजार के लिए उत्पादित वस्तु को पण्य कहते हैं, वह उनका बाजार पण्य बाजार कहलाता है। समझ के एकदम साफ है। जो बाजार के लिए जो वस्तु का उत्पादन होता है वो जो वस्तु है वो हो गया पण्य, मतलब वही वस्तु हो गया। और जो जहाँ जिस बाजार में इसका मतलब क्रियाकलाप होता है, क्रय विक्रय होता है, उसे बोलते हैं पण्य बाजार। पण्य मतलब कमोडिटी, कमोडिटी मतलब वस्तु। ओके, और कारक सेवा बाजार, वह बाजार जहाँ भूमि, श्रम व पूंजी की सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भूमि, श्रम व बाजार, वहाँ पे वस्तु बिक्री हो रहा था, यहाँ पे भूमि, श्रम और पूंजी का क्रय विक्रय हो रहा है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ध्यान दे तो हम देखिए कारक सेवा बाजार, कमोडिटी बाजार, कारक सेवा बाजार के अंतर्गत तीन बाजार आता है। एक होता है वास्तविक समता बाजार, दूसरा हो गया आपका श्रम बाजार, तीसरा हो गया पूंजी बाजार। तो वास्तविक संपदा अधिकार को ही बाजार को ही बोलते हैं रियल एस्टेट मार्केट। श्रम बाजार मीन्स लेबर मार्केट। 3 पूंजी बाजार, इट मीन्स कैपिटल मार्केट। ओके फ्रेंड, देखिए रियल एस्टेट मार्केट क्या हुआ, जहाँ भूमि की सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। ओके, लैंड्स का क्रय विक्रय होता है। श्रम बाजार में क्या हो, श्रम का क्रय विक्रय होता है। ओके फ्रेंड, मतलब लेबर का सर्विस जो होता है उसका होता है। अब पूंजी बाजार में क्या, पूंजी सेवा, सर्विस से रिलेटेड जो क्रय विक्रय होता है उसे बोलते हैं पूंजी मार्केट। पूंजी मार्केट को हम डिटेल में देखेंगे अभी। ओके फ्रेंड, उससे पहले हम देखिए यहाँ पे जहाँ तक बात है या मुद्रा बाजार विनिमय और पूंजी बाजार विनिमय देख लेते हैं पहले। ओके, मुद्रा बाजार विनिमय क्या है, वित्तीय परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम अर्थात अल्पकालीन बाजार। देखिए ये मुद्रा बाजार जो है ये अल्पकालिक बाजार है, क्योंकि यहाँ पे जो अवधि है, फाइनेंशियल जो परिपक्वता अवधि है वो 1 वर्ष से कम है। ओके, वहीं पूंजी बाजार में क्या है, इसका अवधि 1 वर्ष से अधिक है, अर्थात ये दीर्घकालिक बाजार है। ये अल्पकालिक, ये दीर्घकालिक बाजार है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हम वित्तीय प्रणाली को जो है ना पूरा बैंकिंग प्रणाली लेके आए। मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, ये पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। ओके, मुद्रा बाजार के अंतर्गत जो शामिल है वो संस्थाएं क्या क्या हैं, देखिए एक हो संगठित, दूसरा असंगठित। ओके, संगठित के अंतर्गत आ गए वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, कॉल मार्केट,
रेपो मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब संगठित मुद्रा बाजार है। ओके, मनी मार्केट जिसको कहते हैं। असंगठित में जो परंपरागत हमारा चला आ रहा है गांव में, शहर में, श्रेष्ठी, सट्टी, सेठ, चट्टी, महाजन तथा साहूकार आदि, जो अभी भी महाजनी, वो हमारे पहले भी था, अभी भी जो जमींदार लोग हुआ, उससे किसान लोग या गरीब आदमी पैसा ले लेते हैं, उसके बदले में कुछ गिरवी रखते हैं, वो हो गया, मतलब वहाँ पे कोई गारंटी, ये हो गया असंगठित क्षेत्र। ओके, वही कैपिटल मार्केट जब हम लोग देखते हैं, उसमें हो गया विकास वित्त संस्था, मतलब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो हुआ वो आ गया इसके अंतर्गत। सिक्योरिटी मार्केट, इट मीन्स प्रतिभूति बाजार, ये भी आ गया कैपिटल मार्केट के अंतर। तथा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, निवेश संस्थाएं, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल का, ओके, फिर होगा वेंचर कैपिटल फंड्स, उद्यम पूंजी निधि, ये सब आ गया कैपिटल मार्केट के अंतर्गत। ओके फ्रेंड, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वित्त। ठीक है, फाइनेंस क्या है इसे देखते हैं। मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। देखिए, मुद्रा का उपयोग का जो अधिकार, राइट टू यूज करेंसी या मनी, उसी को बोलते हैं फाइनेंस। ओके, भारत में जो वित्तीय प्रणाली है, इसके दो अंग हैं, जो मेन अंग है, एक है वो मुद्रा बाजार, एक पूंजी, जो अभी चर्चा कर चुके हैं। देखिए, उसके अलावा इस पर डील करते हैं। मुद्रा बाजार क्या है? मुद्रा बाजार के द्वारा आरबीआई तरलता की मात्रा नियंत्रण करता है। देखिए, यहाँ तरलता को नियंत्रण करने के लिए भी मुद्रा बाजार का यूज किया जाता है। साथ ही पूंजी बाजार का प्रमुख कार्य उन क्षेत्रों को जहाँ बचत अधिक है, जहाँ सेविंग देखिए अधिक है, वहाँ से पूंजी निकाल के वहाँ पहुँचाना जहाँ बचत की मांग है। देखिए, जहाँ सेविंग कम है या जहाँ पर सेविंग ज़्यादा है, वहाँ से निकाल के जहाँ सेविंग की मांग ज़्यादा है, जहाँ कम है, वहाँ तक पहुँचाना है। ये हमारा कैपिटल मार्केट का काम होता है। इस प्रकार पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से बचत की गतिशीलता बढ़ाने के लिए तथा उन्हें उत्पादक क्षेत्रों को निर्देशित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इस प्रकार क्या पूंजी बाजार जो है हमारे इकोनॉमी को एक तरह से बचत की गतिशीलता, मतलब सेविंग गतिशीलता को बढ़ाने का काम करता है। ओके, साथ ही साथ अगर इस पर गौर करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या आरबीआई इसका शीर्ष संस्थान माना जाता है। ओके, टॉप मोस्ट संस्थान माना जाता है। इतना ही नहीं, आपका जो ये है पूंजी बाजार को भी हम दो रूप में बांट देते हैं। एक मान लेते हैं प्राइमरी, दूसरा मान लेते हैं सेकेंडरी। इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर मार्केट। ओके, देखिए, प्राथमिक मार्केट में क्या होता है, जब नए निर्गमन होता है, न्यू इशू होता है बाजार में कोई चीज़, तो वहाँ पे उसे बोलते हैं प्राथमिक बाजार। या पूंजी बाजार वह अंग है जिसमें सभी प्रतिभूतियाँ पहली बार बाजार में बिकने के लिए आती है। ओके, वहीं द्वितीय बाजार जो आपका सेकेंडरी मार्केट जो है हमारा, वहाँ पे क्या है, जो पुरानी प्रतिभूति हैं, ओल्डर सिक्योरिटीज जो है, उसका व्यापार होता है। इसके अंदर कानून के अनुसार स्वीकृति प्राप्त रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज आते हैं सेकेंडरी के अंतर्गत। ओके, और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के भारत के संदर्भ में देखिए तो क्या होता है। देखिए, अल्प विकसित देश जो है वहाँ क्षमता विस्तार के लिए पूंजी बाजार की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ओके फ्रेंड, वहीं विकसित जो अर्थव्यवस्था है, जो विकसित हो चुका है, वहाँ मुद्रा बाजार का ज़्यादा ही प्रासंगिकता होता है। भारत के संदर्भ में देखें तो 1991 तक जो पूंजी बाजार का ज़्यादा प्रासंगिक था, लेकिन अब मुद्रा बाजार को हम लोग ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। ओके, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग में आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वाणिज्यिक बैंक। देखिए, वाणिज्यिक बैंक का दो परिभाषा दे सकते हैं, एक कानूनी परिभाषा, दूसरा प्रकार्यात्मक परिभाषा। मीन्स कानूनी मतलब जुडिशियल डिफिनेशन और प्रकार्यात्मक मतलब फंक्शनल डिफिनेशन क्या है। देखिए, कानूनी जो है, ओके, कानूनी परिभाषा है भारतीय बैंकिंग अधिनियम के तहत। देखिए, कानूनी परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं, भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत वाणिज्यिक बैंक के रूप में पंजीकृत एक वित्तीय संस्था को ही वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। देखिए, भारतीय बैंकिंग अधिनियम है 1949 के तहत जो वाणिज्यिक बैंक के रूप में पंजीकृत है, उसे ही वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। ओके, जो समझ गए ना, जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत बैंक को ही वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। जहाँ फंक्शनल डिफिनेशन पर गौर करें तो वह क्या है, ऐसी वित्तीय संस्था जो आवश्यक रूप से मांग जमा अल्पकालिक रूप से उगाने तथा साख सृजन की प्रक्रिया द्वारा ऋण वितरण के लिए अधिकृत हो, वाणिज्यिक बैंक। समझ गए ना, जो मांग जमा ले रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, साथ ही साख सृजन के
साक्ष्य मतलब के द्वारा ऋण का वितरण करना, वो वाणिज्यिक बैंक है। ओके फ्रेंड, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य हैं, एक दो पार्ट में बांट देते हैं। जो उसका मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, मुख्य कार्य जो वो, सेकेंड है गौण, सेकेंडरी कार्य। ओके, लेकिन डील करते हैं। मुख्य कार्य के अंतर्गत क्या आता है इसका? जमा, स्वीकार करना, ऋण देना। गौण कार्य के अंतर्गत आता है इसका एजेंट के रूप में कार्य करता है, वो गया विभिन्न मदों का एकत्रीकरण व भुगतान करना, प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, ट्रस्टी तथा प्रबंधन, रुपया भेजना, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, समान उपयोगिता की सेवा जो है उसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक लॉकर की सुविधा देता है, यात्री चेक तथा साख प्रमाण पत्र, व्यापार संबंधी सूचनाएं, वस्तुओं के परिवहन में सहायता है। यह सब इसका काम है। देखिए एक एक कर इस पर डील करते हैं। ओके ओके जमा करना जैसे, ओके ये इस टॉपिक को देखते हैं पहले। कोई भी वाणिज्य जनता से जमा ग्रहण करता है, समझिए ना। लोग अपनी नकदी को चेक जमाओ अथवा गैर चेक जमाओ के रूप में जमा करते हैं यहाँ पे। ओके, ऋण देना का जहाँ कार्य है उसका वाणिज्यिक बैंक एक अन्य मुख्य कार्य ऋण देना है। बैंक अधिकतर उत्पादन कार्यों के लिए अनुमोदित जमानत पर ऋण देते हैं। ओके, इसके लिए कंसोर्टियम देना जमा करता एक जमानत पे ही ऋण देता है। ओके, ऋण की राशि कभी भी नगद रूप में नहीं दी जाती है। ओके, सभी ऋणों को बैंकों के मांग जमाओं के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, गौण कार्यों के अंतर्गत जो इसका है एजेंट के रूप में जो काम करता है, विभिन्न मदों का एकत्रीकरण व भुगतान करना। ओके, बैंक अपने ग्राहकों को की ओर से चेक, किराया, ब्याज इत्यादि एकत्र करता है और इसे इसी प्रकार के उनकी ओर से करो, बीमा, किस्तों इत्यादि का भुगतान करता है। ठीक है, प्रतिभूति की खरीद बिक्री मीन्स परचेज ऑफ सेल्स ऑफ सिक्योरिटी। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के शेयरों और स्टॉकों की जानकारी प्राप्त करके उनकी ओर से प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करता है। ट्रस्टी तथा प्रबंधन, ट्रस्टी एंड एक्सिक्यूटर, बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी संपत्ति के ट्रस्टी व प्रबंधन का कार्य भी करता है। रुपया भेजना, जो इसके अंदर क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजना भी बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य है। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, बैंक जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है इसके माध्यम से। ओके, लेकिन लॉकर की सुविधाएं जो है, इसे देखिए लॉकर की सुविधा। बैंक क्या होता है, अपने ग्राहक को लॉकर की सुविधा था जिसमें लोग अपने सोना चांदी जैसे जो मूल्यवान वस्तु हैं उसे रखता है। लॉकर पर बैंक द्वारा वार्षिक किराया वसूला जाता है। ओके, जो कि नाम मात्र होता है, बहुत कम होता है। ओके, बहुत कम होता है। फिर देखिए सेकेंड, यात्री चेक तथा साख प्रमाण पत्र। ये क्या सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा करते समय बैंक के द्वारा नगद राशि के बजाय चेक दिया जाता है अपने कस्टमर को। ओके, साथ ही देखिए व्यापार संबंधी सूचनाएं, वाणिज्यिक बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण संबंधित सूचनाएं आंकड़ों एकत्रित कर अपने ग्राहकों को वित्तीय मामले में सलाह देती है। ओके, सलाह का काम करती है। यहाँ पे वस्तुओं के परिवहन में सहायता, बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं, अपने ग्राहकों को माल बेचकर उसकी जो रिसिप्ट होते हैं वो बैंक को भेज देते हैं। ओके, बैंक को रिसिप्ट भेज देते हैं और खरीदार क्या करता है, बैंक में रुपया जमा करवा के उसे रिसिप्ट को छुड़वा लेता है। ओके, एक काम भी वाणिज्यिक बैंक करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। भारत के विभिन्न बैंक हैं उस पर चर्चा करते हैं। ओके, देखिए भारत के विभिन्न बैंक जो हैं, डिफरेंट बैंक्स ऑफ इंडिया। ओके, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मीन्स IDVI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 1964 में संसद में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम को पारित कर एक विकास वित्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, ये एक विकास वित्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ओके फ्रेंड, और साथ ही 1994 में इसके अनुसंधान की वाणिज्यिक बैंक की स्थापना की गई थी जो IDVI बैंक था। ओके, लेकिन इसका जो अधिकांश शेयर है निजी निवेशकों में बेचा गया था, जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे उसको बेच दिया गया था और इसे प्राइवेट बैंक की सूची में रख दिया गया था। लेकिन 2004 में संसद में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम संशोधन किया गया तथा IDVI का
IDBI बैंक में विलय कर दिया गया। इसका जो है IDBI बैंक में विलय कर दिया गया। ओके फ्रेंड, आइए दूसरा बैंक देखते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, ये क्या है? देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु, देखिए कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध करने वाले शीर्ष संस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना की थी। देखिए इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया था कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। ओके, नाबार्ड एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाएं जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है। देखिए ये जो है ना रिफाइनेंस करता है किसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जैसे हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सरकार बैंक, जो राज्य सरकारी बैंक है मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक उसे, तथा NBFC को ये पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है नाबार्ड। देखिए नाबार्ड में भी क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक में पहले चलते हैं फिर हम बताते हैं आपको डिटेल में। ये नाबार्ड जो ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती है। नाबार्ड अपने ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से राशि प्राप्त करती है। ये जो अपने वित्त को जो पूर्ति करती है, अपने ऋण की आवश्यकता को पूरा करने जो पैसा लाती है वो लेती है भारत सरकार से, विश्व बैंक से तथा अन्य एजेंसियों से भी। इसका मुख्यालय है मुंबई। देखिए ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड में क्या था पहले, ये RBI तथा भारत सरकार दोनों का इसमें हिस्सेदारी था बराबर का। लेकिन 2015 में क्या किया, ये RBI क्या किया, अपना हिस्सेदारी, अपना इक्विटी बेच दिया। तो RBI का भी प्रेजेंट इक्विटी इसमें जो हिस्सेदारी है नाबार्ड में 0.40%, बाकी जो 99.60% है ये आपका भारत सरकार का है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी SIDBI। ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया। ये भी एक संसद के अधिनियम के माध्यम से किया गया था। ओके, या छोटे स्तर के औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, वित्त पोषण तथा विकास हेतु प्रमुख वित्तीय संस्थान है। देखिए ये जो है ना छोटे स्तर के औद्योगिक इकाइयों को वित्त पोषण व डेवलपमेंट के लिए इसके गठन किया गया था। इसके द्वारा जो मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है वो है ऑप्टिमिज्म। इसका मुख्यालय है लखनऊ। ओके, देखिए सूक्ष्म लघु व मध्यम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है और देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में इस क्षेत्र का अपूर्व योगदान रहा है। इसलिए सिडबी की स्थापना किया गया ताकि हमारे MSME को सहायता दिया जा सके, उसको वित्त का पोषण किया जा सके तथा उसके विकास में अहम भूमिका निभाई जा सके। ओके, इसी के और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी होने की संभावना रहेगा जितना MSME सेक्टर हमारा रनअप करेगा, डेवलप करेगा, ओके, स्प्रेड करेगा। नेक्स्ट, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। भारत में सहकारी समितियों द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंकों को सहकारी बैंक कहते हैं। ओके, सहकारी समिति द्वारा संचालित ये बैंक जिस राज्य में स्थापित होते हैं उस राज्य के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। देखिए राज्य पे डिपेंड है ये सहकारी बैंक। ओके, जिस राज्य में उसी के द्वारा ये ऑपरेट होता है। भारत में इसका गठन 3 स्तरों में पर किया गया है। एक हो गया राज्य सहकारी बैंक, दूसरा केंद्रीय व जिला सहकारी बैंक, तीसरा हो गया प्राथमिक ऋण समितियाँ। ओके, देखिए राज्य सहकारी बैंक जो है ना इसका कार्यक्षेत्र राज्य के अंतर्गत होता है और ये केंद्रीय और जिला सहकारी बैंक का जिला के अंतर्गत ही इसका कार्य होता है। और प्राथमिक सहकारी बैंक जो है ये सहकारी समितियों तक ही सीमित होता है। ओके, चलिए देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ओके फ्रेंड, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाना या बैंकिंग सुविधा का अभाव हो जहां, देखिए ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था जो ग्रामीण दूरदराज इलाके जहाँ पे बैंकों का पहुँच नहीं था वहाँ पहुँचाना,
ना ही जहाँ बैंकिंग सुविधा था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, गरीब किसान लोग, महाजन, साहूकार ये सब का शिकार होते थे, तो आत्महत्या करते थे, ताकि वहाँ पे बचत का वो कंसेप्ट नहीं था। ये ग्रामीण बैंक आने से ये सब सुविधा प्रदान किया गया। इसको 2 दायित्व दिया गया: समाज के कमजोर वर्ग को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा देना। ये देखिए ना, ये ध्यान दीजिए, सेविंग को बढ़ावा देना तथा उत्पादक गतिविधियों को सहयोग देना। ओके, RRB मतलब क्या हो गया आपका? रीजनल रूरल बैंक में, मतलब ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक, जो उसे गोद लेता है जो बैंक, उसका 50, 15, 35, केंद्र सरकार का 50, राज्य सरकार का 15, प्रवर्तक बैंक का 35% अनुपात में पूंजी निवेश किया जाता है। ओके, एक्सिम बैंक, ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयातकों और निर्यातकों के संदर्भ में दिए जाने वाले वित्त की सुविधा। देखिए, ये आयातक और निर्यातक को जो वित्त सुविधा दिया जाता है उससे संबंधित है ये एक्सिम बैंक। इसकी स्थापना 1982 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत किया गया था। ओके फ्रेंड, साथ ही क्या है, बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? इसमें विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम तथा ऋण व्यवस्था करना। इसमें क्या, बैंक ऋण व्यवस्था जो करता है, क्रेडिट अरेंजमेंट, उसमें क्या होता है, बैंक निर्यात उन्मुख इकाइयों, आयातकों और विदेश में निवेश करने वालों के लिए वित्त पोषण कार्यक्रम चलाता है। ओके, चलिए, मुद्रा बैंक, मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक। ओके, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था है। ओके, इसकी स्थापना 2015-16 के बजट में की गई थी। ओके फ्रेंड, ओके, देखिए, मुद्रा बैंक को पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपया की राशि से शुरू किए थे। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? छोटे व्यापारियों को ऋण की सुविधा प्रदान करना तथा इसके तहत 10 लाख रुपया तक का ऋण प्रदान करना। ओके, इस बैंक के द्वारा छोटे विनिर्माण इकाइयों, दुकानदार, सब्जी विक्रेता, सैलून चलाने वाले आदि को भी ऋण मिल सकेगा। ओके, साथ ही देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है 3 तरह की योजना के लिए ऋण प्रदान किए जाने की बात कही गई थी। एक हो गया आपका शिशु योजना, ओके, दूसरा हो गया किशोर योजना, तीसरा हो गया तरुण योजना। शिशु योजना के तहत 50,000 तक का ऋण देने की बात की गई, तो वहीं किशोर योजना तक 50,000 से 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। वही तरुण योजना जो है आपका 5 लाख से 10 लाख तक जिसमें ऋण दिया जाएगा। ओके, अब आज हम लोग लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई क्या किया था? 2014 में लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किया था 2014 में। ओके, इसका उद्देश्य जनसंख्या के उन वर्गों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना जो अभी बैंकिंग संस्थाओं से अछूते थे। ओके, देखिए, आरआरबी का तो किया ही गया था ना स्थापना, उसके बाद भी जो छूट गए जो क्षेत्र, उसे ध्यान में रखिए, लघु वित्त बैंक की स्थापना किया गया था 2014 में। साथ ही लघु व्यावसायिक इकाई, छोटे व सीमांत किसान, अति लघु एवं कुटीर उद्योग व अन्य संगठित क्षेत्र इकाइयों के ऋण उपलब्ध कराना इसका मेन काम है। ओके, लघु वित्त बैंक क्या है? ये एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि प्रदान कर सकता है। साथ ही म्यूचुअल फंड, बीमा तथा पेंशन जैसे वित्तीय उत्पादों का वितरण भी ये कर सकता है। लगभग बैंकिंग का सारा काम ये कर सकता है, बस इसका क्या, ऋण प्रदान करने का जो लिमिट है वो कम है। ओके, आते हैं भुगतान बैंक पे। यह एक विशेष प्रकार का बैंक है जिसे सीमित दायरे में बैंकिंग कार्य करने की अनुमति है। यह भी बैंक है, पर इसमें क्या, इस लिमिटेड क्षेत्र में इसको कार्य करने को दिया जाता है, मतलब सीमित दायरे में ही बैंकिंग कार्य कर सकता है। जैसे देखिए, यह बैंक जमाओं पर आधारित है। ओके, डिपॉजिट पे, पर ये ग्रामीण, मतलब ये ग्राहक को, कस्टमर को ऋण नहीं देगा। ठीक है, यह बैंक एटीएम का डेबिट कार्ड तो जारी करेगा किंतु क्रेडिट कार्ड नहीं। म्यूचुअल फंड, बीमा जैसे उत्पाद का वितरण कर सकता है। ओके फ्रेंड, आइए जानते हैं बैड बैंक। ये एक नया आर्थिक अवधारणा है। ठीक है, जो घाटे में चल रहे बैंक अपने देयताओं को नए बैंक में स्थानांतरित कर देता है। देखिए, कोई बैंक का एनपीए बढ़ गया, वो लॉस में जा रहा है, तो उसका जो देयता है, जो लिएबिलिटी है, सब दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यह एक ऐसा बैंक होगा जो सभी संस्थाओं के डूबते ऋण पर जोखिमपूर्ण ऋण को अच्छे से प्रबंधित करेगा, मैनेजमेंट करेगा। ओके, जितना भी जोखिमपूर्ण ऋण है, जो एनपीएस बन गए हैं,
या जो भी आपका जोखिमपूर्ण है, ओके, सबका मैनेजमेंट करना इस बैंक का काम रहा है। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के सभी एनपीओ को व्यवस्थित करके उन्हें बैंकिंग व्यवस्था में पुनः लाने का प्रयास करेगा। देखिए इसके द्वारा क्या है, जो बैंक जो जोखिमपूर्ण हो गया, जो डूबने वाला, उसका जो जितना भी वो है लिएबिलिटी है, वो दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करके उसे फिर से पहले की स्थिति में लाना इस बैड बैंक का काम होगा, ओके। देखिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्या है। ये देखिए कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनियां जिनका मुख्य कार्य ऋण उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां, बिना कारोबार, शेयर डिवेंचर, बॉन्ड, चिटफंड संबंधी कारोबार आदि में निवेश करना, सभी ने विभिन्न प्रकार के जमा स्वीकार करना, और उसे NBFC कहते हैं, ओके। देखिए NBFC का बहुत बड़ा काम है, ये बैंक नहीं है, बैंक से डिफरेंट है, ओके। इसलिए गैर बैंकिंग कहते हैं। इसका मेन जो है ना, जो कंपनियां उसे ऋण उपलब्ध कराना, साथ ही वो भी जो 1956 के कंपनी अधिनियम में पंजीकृत है सभी को, साथ ही सिक्योरिटी का खरीद बिक्री करना, शेयर हुआ, डिवेंचर, बॉन्ड, चिटफंड, ये आदि का कारोबार करना। ये मांग जमा, देखिए जमा स्वीकार करेगा पर ये डिमांड डिपॉजिट नहीं, मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता। ये ना ही डिमांड ड्राफ्ट जारी करेगा और ना ही इसके द्वारा चेक जारी किया जाएगा। यही पॉइंट पे देखिए, इसी पॉइंट पे ये बैंक से भिन्नता रखती है, ओके। बैंक इस सारा काम के अलावा बैंक ये काम भी करते हैं, पर ये सिर्फ इतना ही काम करते हैं, ओके। आज हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम